पुलिस की प्रताड़ना से एक परिवार कैसे बिखर गया, उसकी आज हम कोई कहानी बताएंगे। जी हाँ, बात करते हैं सन 2014 की है, जहां पर एक रतन सिंह परमार जी हैं। इनका आरोप है पुलिस की प्रताड़ना से इनका जो परिवार है वो पूरी तरह से बिखर गया है। अगर तस्वीरें हम दिखा, देखिए रतन सिंह परमार जी हैं, ये अपने दरवाजे पर बैठे हैं। तो हमने इनकी जब कहानी सुनी तो मुझे लगा कि इनकी जो खबरें हैं वो आप तक दिखाना चाहिए। क्या हुआ था कुछ आपके बारे में? क्या पुलिस की प्रताड़ना सच में आपका परिवार बर्बाद हो गया? हाँ, देखा जाए तो पुलिस की प्रताड़ना से ही हमारे धर्मपत्नी की हत्या हुई, लूट हुई। और पुलिस की प्रताड़ना से, पुलिस की ही कार्रवाई से ही मतलब आज तक निर्मम हत्या कर लूट की घटना जांचें नहीं हुई, दर्ज भी नहीं हुई। 8 साल बीत गए। तो बिल्कुल देखिए, 8 साल का समय बीत गया और इन 8 सालों में क्या कुछ हुआ है इनके साथ, क्या पुलिस कितनी कार्रवाई की हुई है, तभी हम सारी चीज़ें जो हैं रतन सिंह जी से पूछेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए पुलिस की लापरवाही किस तरह से खुलकर सामने आई। सन 2014 में अखिलेश यादव की सरकार थी और आज जो है 2022 चल रहा है, योगी सरकार जो है दोबारा सत्ता में आई हुई है। 6 साल योगी सरकार का भी बीत गया। हालांकि दोनों के सरकार के शासन में पुलिसिंग की व्यवस्था क्या रही है, इसका भी हम आपको जिक्र भी करते हैं। क्या हुआ, थोड़ा सा आप डिटेल में बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, हमारी भैंस 14 सितंबर को हमारे बड़े पिताजी का लड़का बेच दिया। जबकि भैंस उनकी भी थी, हमारी भी थी, लेकिन उन्होंने बेच दिया। तो हमारी पत्नी ने सूचना दिया, तो हमने आधे रास्ते जौनपुर से लौट के आया। हमने पूछने लगा तो कहा हमने बेच दिया। तो हमने गांव में खोजते खोजते भैंस बरामद किया, पुलिस को सूचना दिया, लेकिन पुलिस आरोपी से मिल चुकी थी, जिसके कारण भैंस को लेने नहीं गए। बाद में ये इनसे भैंस वाला बताया कि आप जाओ पैसा लेके आओ, 20,200 रुपया। इनसे आए, पैसा मांगने लगे तो ये हमको मारने लगे। पुलिस को सूचना दिया तो हमारा 151 में चालान किए। फिर उसके बाद मेडिकल कराए। उसके बाद दूसरे दिन फिर मारने के लिए जान से कि हम मेडिकल कराए हैं, हमारे खिलाफ आरोप लगाए हैं। फिर जानबूझ के मतलब कि मारने के लिए दौड़ाए। तो मैंने दिनेश चंद्र मिश्रा एसओ को फ़ोन किया, श्रीमान जी हमको आदित्य सिंह जान से मारने के लिए दौड़ा है। कहें शांत हो जाओ, नहीं तुम्ही को मैं जेल भेज दूंगा और सारा झगड़ा का फसाद ही ख़त्म हो जाएगा। 27 सितंबर को सुबह सुबह पुलिस आती है, हमको हमारी भैंस देने के बहाने 2 मिनट के लिए थाने पे ले जाती है। हमको मतलब दिन भर बैठा रहती है, शाम को जेल भेज देती है। और जेल जब जाने की सूचना हमको मिलती है, वहाँ मैं निर्वस्त्र हो गया, नंगा हो गया कि हमको जेल मत भेजिए, हमारे पत्नी बच्चों का मर्डर हो जाएगा। हम अखिलेश सरकार थी, हमने अखिलेश सरकार का नाम लेके कि हमारा काउंटर कर दीजिए, लेकिन हमको जेल मत भेजिए। अगर हम जेल जाएंगे तो हमारे पत्नी बच्चों का मर्डर हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने चालबाज से हमको मेडिकल कराने के बहाने, हमको जेल के बारे में जानकारी नहीं थी, मेडिकल कराने के बहाने जेल के अंदर छोड़ के चले आए। जब 3 दिन बाद मैं जेल से बाहर आ रहा हूँ तो बच्चों से मिलने के बाद पता चल रहा है, मम्मी को पूछने के बाद तो बच्चों द्वारा बताया गया कि पापा आप मम्मी को बचाने क्यों नहीं आए। मम्मी को मिंटू चाचा, दीपक, चेतन और एक काला कपड़ा पहना था, एक पुलिस का कपड़ा पहना था, हाथ ऐंठ के मोबाइल छोटे से चाकू गड़ासी टंगारी के साथ मार रहे थे। क्यों बचाने नहीं? रोने लगे तो मैं भी रोने लगा। तब मुझे साबित हो गया कि हमारी पत्नी की ही हत्या हुई है। तब मैं थाने गया, पता लगा कि पोस्टमार्टम हाउस गया। वहाँ देखने से हमको सच्चाई मालूम हुआ कि वाकई मतलब कि हत्या करके आँख निकाली गई थी, सर का बाल छील लिया गया था, कान का, नाक का, गले का मंगलसूत्र गायब था। तो चेहरा सहलाने लायक नहीं, अंतिम भेंट पत्नी को सहलाना चाहते थे कि अंतिम इसकी इच्छा को कष्ट न हो। तो मैंने पैर सहलाना, तो पता चला कि पायल भी नहीं है। तो इस तरह मतलब कि निर्मम हत्या कर लूट की गई थी। और फिर हमारे ससुराल वाले आए तो मैंने मतलब जब आपकी पत्नी की हत्या हुई तो उस समय आप जेल में थे जी, और उसमें ये भी कि आप जो है पत्नी की हत्या के जुर्म में भी आप जो है जेल चले गए थे, उसमें भी आप सजा काटे थे शायद। हाँ, 8 उसका क्या पूरा मामला है? 8 महीने। उसमें कैसे क्या हुआ, तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए। उसमें ये हुआ कि हमने जब दूसरे दिन शिकायत दिया तो एसओ साहब ने कहा कि आपके ससुर भी शिकायत किए हैं और आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, हम लेके जांच करेंगे। जांच किए नहीं तो मैं उच्च अधिकारी के पास जाने लगा। तो हमको मतलब धमकी दिए एसओ कि अगर उच्च अधिकारी के पास गए, कहीं अगर गए, घर से निकले, तो मैं अपनी वर्दी नहीं उतरवाऊंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। अच्छा, वो एसओ कहे? एसओ कहे, क्या नाम था उनका? दिनेश चंद्र मिश्रा। अच्छा, वो कहे कि अगर आप उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो अपनी नौकरी में नहीं गवाऊंगा, आपको ही जेल भेज दूंगा। जी, उन्होंने ऐसा किया भी? किया भी। बल्कि जबकि
श्रीमान श्री सुहास सिलवाई डीएम साहब एक्शन लिए थे, एसपी को सूचना किए, लेकिन डीएम के ऑफिस से निकलते ही पुलिस अपने कस्टडी में ले ली, एसपी से मिलने नहीं दिया। बहुत बहुत पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया हूँ और मैं जेल चला गया। जेल से भी लेटर देते रहा 8 महीने, जेल से छूटने के बाद भी शिकायत करते रहा, लेकिन आज तक मतलब कि पुलिस कभी आई ही नहीं। 8 साल बीत गए। 8 सालों में पुलिस कभी आपके यहाँ नहीं आई? कभी नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, शिकायत कर डाला लेकिन आज तक पुलिस नहीं आई। रतन जी, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपकी पत्नी की हत्या हुई तो उस समय आपके परिवार में कौन कौन से लोग थे? हमारे परिवार में सिर्फ हमारे पिताजी थे, हमारे बड़े पिताजी थे और हमारे बड़े पिताजी का एक लड़का था, लेकिन वो भोर से ही, रात से ही गायब हो गया था। घर छोड़ के गांव में भाग के रह रहे थे। बाद में पुलिस आते आते वो घर से एकदम से गायब हो गए, मतलब वो देखने तक नहीं गए। ये बताइए, ससुराल वाले जब आपके तहरीर दिए, प्रताड़ना की तहरीर दिए कि जो उनकी बेटी को प्रताड़ना किया गया है, तो उस समय तो आप जेल में थे। देखिए, ससुराल वालों को तो कुछ पता नहीं था, हमें भी कुछ नहीं पता था, वो तो बच्चों द्वारा पता चला। लेकिन उसी मामले में आपको जेल भेजा गया था। हाँ, लेकिन ससुराल वालों को पता नहीं। ससुराल वाले जब पोस्टमार्टम हाउस आए हैं उसी समय से पुलिस उनके इर्द गिर्द में लगी थी, जैसे मतलब सिर्फ इंतजार कर रही थी कि 100 को लाश, हमने लाश अपनी धर्मपत्नी का लाश घर पे लाना चाहता था, बच्चों को दिखाना चाहता था। पुलिस कहे कि तुम्हारे गांव से तो कोई आया ही नहीं, डर के मारे, तो गांव में क्यों ले जाओगे? हमके बच्चों को कहें चेहरा दिखाने लायक नहीं है, बच्चे डर जाएंगे। ज़बरदस्ती पुलिस वहीं मतलब कि दाह संस्कार करने को प्रेरित करने लगी। मैंने दाह संस्कार जब आग लगाया, आधे घंटे बाद पुलिस भी चली गई और हमारे ससुराल वालों को लेके साथ चली गई। और पुलिस जैसे जैसे कही वैसे वैसे तहरीर लिख के और 306 का आरोप में उसने सब 9:45 बजे रात में लाइन बाज़ार पहुँचा हूँ, तो उस समय फ़ोन आया हमारे ससुर जी का, हमसे पूछा गया नाम सबका, हमने नाम बताया। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, हमने नाम बताया, हमने जो नाम बताया वही तो नाम लिखे हैं। अच्छा। पुलिस को भी नहीं मालूम था, हमारे घर वालों को, हमारे ससुराल वालों को भी नहीं मालूम था। हम ही से नाम पूछा गया और पुलिस फिर वही मतलब कि उनसे बोल के लिखवाई है। उसी के आरोप में 5 लोगों के नाम में सिर्फ हमको इसलिए जेल भेजा गया कि इसकी पत्नी की हत्या हुई है, इसको जेल नहीं भेजेंगे तो ये बार बार शिकायत करते रहेगा, तो कभी भी हमारे ऊपर मतलब कि ये हत्या का मुकदमा 125B की साजिश दर्ज होगा। अपने बचाव के लिए एसओ को मजबूरी थी कि हमको फिर, आपके ससुराल वाले 5 लोगों के नाम से प्रताड़ना का तहरीर दिए थे, सिर्फ आपको जेल भेजा गया? सिर्फ हमको जेल भेजा गया अपने बचाव के लिए एसओ द्वारा। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि इनके जो ससुराल से जो तहरीर पड़ी थी कि उनकी बेटी की प्रताड़ना की जा रही, जिसमें 5 लोगों का नाम था, पुलिस ने सिर्फ इनको जेल भेजा। तो समझ सकते हैं पुलिस की यहाँ कितनी बड़ी गलती जो है अब तक सामने आ रही है कि ये खुद जब पत्नी की हत्या हुई तो ये जेल में थे, तो प्रताड़ना कर कैसे सकते हैं? अगर पहले का मामला था तो अब तक उनके ससुराल वाले जो है पुलिस से कितनी बार शिकायत की, ये भी एक बड़ा सवाल था। क्या इसके पहले भी किस तरह कोई मामला आया था? कभी ऐसा कुछ ससुराल वालों को कभी कोई प्रताड़ना नहीं था, कभी कोई ऐसा आरोप नहीं, कभी थाने पे शिकायत दिए ही नहीं है पुलिस। अच्छा, उसमें आप 8 महीना जो है जेल की सज़ा काटे, उसके बाद कोर्ट ने आपको बरी कर दिया? हाँ, 8 महीने जमानत पे छूट के आए, उसके बाद 2 साल ट्रायल चला। ट्रायल में मैं निर्दोष मुक्त हो गया 2 साल बाद। बिल्कुल, अब निर्दोष क्यों ना मुक्त हो जाएंगे? कोर्ट ने इनको निर्दोष कर दिया कि कोर्ट भी जानती है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी इनको जो है परेशान किया, इनको जो है जेल भेजा। क्योंकि जब ये जेल में थे तो पत्नी की हत्या कर कैसे सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल था। हो सकता कोर्ट इसी सब मुद्दे को देखते हुए इनको बरी कर दिया हो। अच्छा, ये बताइए अब क्या चल रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय लोगों का जिस तरह से कहना था कि पुलिस मनबड़ है, वह चीज़ें हैं, पुलिस अपने तरीके करती है। क्या अब योगी सरकार में क्या उम्मीद लगता है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, योगी सरकार आज तो आई नहीं है, 2017 से है, आज देखा जाए तो 6 साल है। योगी सरकार में भी तो लेखपाल पुलिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं? प्रमुख सचिव तो आदेश किए, हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आदेश किए, लेकिन मैंने CBCID की मांग किया हूँ, पुलिस महानिदेशक को आदेश किए हैं। पुलिस महानिदेशक स्वयं आवे तब तो जांच सही होगी। जब पुलिस महानिदेशक IG DIG को, IG DIG SP को, SP CO को, CO थाने पे जब आएगा तो थानेदार को, थाना जफराबाद को नहीं 2700 थाना को पता है कि हौज में जो घटना हुई है उसमें मतलब कि पुलिस इन्वॉल्व है, तो पुलिस के खिलाफ कैसे जांच करेगी?
बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इनके जो लगातार जिस तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अपने जांच न्याय के लिए दर-दर जो है अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, उसमें जो है प्रमुख सचिव ने पुलिस महानिदेशक को आदेशित किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आरोप पुलिस पर भी है और जाँच पुलिस को करना है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना स्पष्ट जाँच हो पाएगा। क्योंकि अगर सही से जाँच होगी तो निश्चित तौर पर पुलिस का फंसना तय है। तो ऐसे में क्या उम्मीद किया जा सकता, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जांच हो जाएगी निष्पक्ष, तो पुलिस के खिलाफ पुलिस जांच करेगी? मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, जिस दिन योगी जी के सामने प्रत्यक्ष होऊंगा उस दिन CBCID जांच होगी। उस दिन एक हफ्ते में सारे आरोप तय होंगे और सारे मतलब के आरोपी पकड़े जाएंगे। तब तो 5 ही आरोपी थे, लेकिन अब तो 50 आरोपी हो चुके हैं। जितने लोग आज तक पुलिस जांच करने नहीं आए, शिकायत चाहे 2014 में किए, चाहे 15 में किए, चाहे 16 में किए, चाहे 17 में, चाहे 18 में, थाने से ही रिपोर्ट, पुरानी रिपोर्ट लगा दी जाए कि मामला ये मुकदमा दर्ज है, आरोपी खुद जेल जा चुका है। वही पुरानी रिपोर्ट मतलब हमेशा लगाई जाती है। आज तक हौज गांव में या हमारे घर पे कभी पुलिस आई नहीं। अगर पुलिस आवे तो गांव को ही पता है, पुलिस को भी पहले से पता है, तो जांच करने की ज़रूरत क्या है। लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या योगी सरकार साहब क्या मांग करना चाहते हैं? अगर हम आपकी आवाज़ योगी तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो क्या आप मांग करना चाहते हैं? CBCID की जांच करा दें, आरोपी मतलब जेल जाएं, हमारे धर्मपत्नी के आत्मा में शांति मिले, हमें भी मतलब जीने का सहारा मिले। अगर अगर CBCID जांच नहीं होती है, हमारे जान को भी खतरा है थाना जाफराबाद से। क्योंकि जब प्रमुख सचिव महानिदेशक को आदेश करते हैं तो इनको रिपोर्ट देना रहता है बार बार। ये रिपोर्ट गलत लगाते हैं, हम फिर शिकायत करते हैं। तो पुलिस को मतलब कि उस समय कहा गया था आपको ही जेल भेज देंगे, सारा झगड़ा का फसाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम ही आरोपी को जगाने के हमारे आरोपी पकड़े जाएं तो हमें भी ख़त्म कर दिया जाएगा कि कौन न रहेगी शिकायत देने वाला, तो जांच कहां से करनी होगी। तो हमें भी जान को खतरा है। जब तक योगी तक नहीं बात पहुंचेगी, जब तक CBCID जांच नहीं हुई, तब तक हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। तब तक आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए ये रतन सिंह परमार जी हैं, इनका कहना है कि जब तक मामला CBCID जांच नहीं करती है इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इनके जो मामले में समझ में आया है, पुलिस का खेल जो है खुल करके सामने आया है। इन 8 सालों में पुलिस का सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से, केवल सत्ता बदली है। आज अगर पुलिस के जो है योगी सरकार में पुलिस जिस तरह से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करे, अगर उस तरह से कार्रवाई करे तो इनको जो है न्याय मिल सकता है। फिलहाल अभी तक जो मामला निकल कर सामने आया, इन 8 सालों में पुलिस का रवैया ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अखिलेश सरकार में था, उसी तरह से आज योगी सरकार में भी है। जिससे 8 सालों से ये लगातार जो है रतन सिंह परमार जी न्याय के लिए जो है चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।